मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 55 में। और आज के इस कार्यपत्रक में हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र। तो अवतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो लेट देखी होगी या फिर नहीं देखी है उनके लिए बता देता हूँ कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। अवतल दर्पण वो होते हैं जिनमें अंदर वाला भाग चमकदार होता है और बाहर वाला भाग पॉलिश किया हुआ होता है। तो जो चमकदार भाग होता है वहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण टकराती है आकर, तो टकराने के बाद चली जाती है कोई कोण बनाते हुए। तो जो कोण आते हुए किरण का होगा उतना ही कोण, उतने ही डिग्री का कोण जाती हुई किरण का होगा। आपतन कोण बोलते हैं पहले वाले को, आती हुई आपतित किरण का आपतन कोण, और परावर्तित किरण के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो हम इनको कोण आई और कोण आर से भी दर्शाते हैं। तो ये आपको पहले से पता होगा। उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल मतलब उभरा हुआ भाग, जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार हो लेकिन अंदर वाला भाग पॉलिश किया हुआ हो। तो चमकदार भाग से टकराकर प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी और इसके बीच में भी जो कोण बनेगा वो भी दोनों कोण आपस में समान होंगे। ये परावर्तन का नियम है, आपको पता होगा इसके बारे में। पिछली वर्कशीट में या पिछले वीडियो में आप इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने से के लिए हम एक सारणी की तरफ चलते हैं। प्रतिबिंब किस तरह के हम उनका एनालिसिस करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे। देखो, सबसे पहले आपके सामने लिखा मिलेगा वस्तु की स्थिति, फिर मिलेगा प्रतिबिंब की स्थिति। यानी कि वस्तु की स्थिति ही ये डिसाइड करती है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अलग अलग जगह पर वस्तु रखिएंगे तो अलग अलग जगह पर ही प्रतिबिंब बनता आपको दिखाई देगा। इसके बाद में प्रतिबिंब का आकार, जो इमेज बन रही है एक दर्पण के अंदर, उसका आकार क्या है। आकार किससे मापेंगे? वस्तु के आकार से। वस्तु के आकार के बराबर बना है, उससे छोटा बना है या बड़ा बना है, कैसा बना है, ये सब चीज़ें हम वस्तु के आकार में देखेंगे। और प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति हमें ये बताती है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक है या आभासी है, उल्टा है या सीधा है। तो बच्चों, आपके माइंड में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो हमेशा उल्टा होगा और जो भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो हमेशा सीधा होगा। अब उल्टा और सीधा कैसे पता लगाएंगे? ये जो मुख्य अक्ष होता है बच्चों किसी भी दर्पण के अंदर, मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, अवतल दर्पण में। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो प्रतिबिंब ऊपर बनेगा वो सीधा माना जाता है। ठीक है, ये पहले हम चित्र बनाने से पहले, इनके आरेख बनाने से पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखते ही बता दोगे कि हाँ ये तो ऊपर बना है तो मतलब सीधा है, और जो सीधा है वो आभासी है। और जो नीचे बनता है जो प्रतिबिंब वो उल्टा होता है, और उल्टा हमेशा क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक हम प्रतिबिंब उसे बोलेंगे जो कि उल्टा बनता है, यानी कि नीचे की तरफ बनता है। तो बच्चों इस तरह से आप पहचान कर सकते हो, उल्टा बनने वाले को वास्तविक बोलेंगे, सीधा बनने वाले को आभासी बोलेंगे। और होते हैं इसलिए बोलते हैं, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो उल्टा किसे बोलेंगे? जो नीचे बनता है मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाले को सीधा बोलते हैं। तो यह ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको 2 बार बताया है। अब आइए देखते हैं इनके प्रतिबिंब के रेखा चित्र को। प्रतिबिंब के रेखा चित्र थोड़े से आपके लिए, बहुत सारी किरणें दिखाई दे रही हैं तो कुछ ज़्यादा बना दी गई हैं यहाँ पर बिना वजह, जिनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। तो हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे। तो देख लेना चित्र कैसे बनाते हैं। जरूरी नहीं है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें बड़े अच्छे रे डायग्राम्स या रेखा चित्र बनाए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप जो मैं बना रहा हूँ वो चित्र भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सारणी के अकॉर्डिंग ही कि पहली जो वस्तु की स्थिति है वो क्या है? अनंत पर है। अनंत का मतलब ये होता है बच्चों की वस्तु एक ऐसी जगह पर रखी गई है जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अनंत का मतलब ऐसी दूरी जिसको हम माप नहीं सकते, बहुत दूर रखी हुई है, जैसे कि सूरज है हमसे, तारे हैं, चांद है, अनंत पर रखी हुई हस्ती, इनको बोलते हैं। अब सूरज से जो किरणें आती हैं अगर किसी दर्पण पे टकराती हैं तो वो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, किस साइज का बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं एक चित्र बनाकर। देखो, मान लीजिए कि आपके पास में ये अवतल दर्पण है, ये मैंने इसका मुख्य अक्ष बना दिया, जहाँ पर ये टच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। पी से मैंने इसको दिखा दिया है। जो मुख्य अक्ष होता है उसके, जहाँ से हम ये अपर्चर या द्वारक खींचते हैं, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा ये सब, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर देखना वीडियो को। जहाँ से ये द्वारक खींचते हैं या प्रकार रख के आप कोई गोला खींचते हो, तो जहाँ पे प्रकार रखा होता है
उस जगह को हमने क्या बोला, सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये जो वक्रता लगाया है आपने एम और एन, ये जो अपर्चर है, इसको लगाने के लिए जो इसका सेंटर है उसको हमने सी से दर्शाया, और सी से बिल्कुल आधी दूरी पर हम क्या लिखते हैं, फोकस एफ। तो ये एक पॉइंट है। फिर आपको नियम याद रखना है कि किरणें अगर इस मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो कहाँ से होकर गुजरती है। देखो, अनंत पर रखी हुई वस्तु है तो हम क्या करेंगे कि एक प्रकाश की किरण ऊपर से लेंगे सीधी, और नियम के अनुसार जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण पर टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है। दूसरी किरण भी हम नीचे से लेंगे, ये भी समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, और टकराने के बाद मुख्य फोकस से टकराकर वापस चली जाएगी। जहाँ पर भी ये दोनों टकराएंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। और ये प्रतिबिंब, क्योंकि आपको पता है दोनों ही किरणें जहाँ मिली है एक बिंदु के साइज में मिली है, तो जो साइज होगा प्रतिबिंब का वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, या फिर आप ये लिख सकते हो कि बिंदु साइज का होगा। ठीक है। आप कभी सूरज का एक प्रतिबिंब बना के देखना, उसमें जब सूर्य की किरणें टकराती हैं तो एक बहुत बारीक सा बिंदु के साइज का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है, जो एक डॉट दिखाई देती है आपको चमकदार, जिसे कुछ बच्चे कागज़ वगैरह जलाते हैं किसी लेंस की सहायता से या दर्पण की सहायता से। तो बच्चों, वो जो छोटा सा साइज आपको दिखाई देता है चमकता हुआ, वो सूरज की इमेज है, वो सूर्य के प्रतिबिंब है। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे, साइज का हमें पता लग गया, स्थिति का पता लग गया है कि फोकस पर बनेगी, अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। साइज क्या होगा, बिंदु साइज का, या बहुत छोटा होगा। प्रकृति क्या होगी, क्योंकि सर ने तो बताया था कि ऊपर होगी तो आभासी और नीचे होगी तो उल्टा या वास्तविक बनता है, लेकिन ये तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल ऊपर बनी है। तो बच्चों, जब ऊपर बनती है तो उसको भी हम हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा और वास्तविक लिखेंगे। ये एक सिचुएशन याद रख लेना। ठीक है, उल्टा और वास्तविक। वास्तविक, क्योंकि जो वास्तविक होते हैं ना वो हमेशा उल्टे ही बनते हैं, और जो सूर्य का जो आपने देखा है वो सचमुच में बनती इमेज है, उसका सचमुच में बनता हुआ प्रतिबिंब है, हमें दिखाई देता है, इसका मतलब वो वास्तविक है। तो उसके साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों एक साथ रहते हैं, उल्टा वास्तविक साथ रहते हैं, आभासी और सीधा साथ रहते हैं। अब दूसरा चित्र है, दूसरी जो सारणी के अंदर दिया गया है उसमें लिखा गया है कि सी से परे, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पर एफ है, इसके पीछे सी है, जहाँ से हम ये अपर्चर चाप लगाते हैं। तो हमने इससे भी पीछे किसी वस्तु को रख दिया है। मान लीजिए वस्तु हमारे पास में है ए और बी। तो बच्चों, आपको सिर्फ दो लाइनों से, यानी कि दो किरणों से प्रतिबिंब दर्शाना है, ज़्यादा नहीं लेनी है। चित्र में आप देखेंगे, या एनसीईआरटी बुक की सहायता जरूर लीजिएगा। तो एक किरण हमने ऊपर से निकाली समांतर, आपको पता है समांतर जितने भी किरणें निकलेंगी वो सारी कहाँ से होकर गुजरेंगी, फोकस से। ठीक है। दूसरी किरण मान लीजिए आपने फोकस से निकाल दी, और जो बच्चों फोकस से होकर निकलती है वो कहाँ से जाती है गुजर के, समांतर निकल जाती है। ये सीधा सा नियम आपने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में, जरूर देखना। समांतर निकलने वाली फोकस से गुजरेगी, फोकस से निकलने वाली समांतर से गुजरेगी, और दोनों जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आपने ये देखा होगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो नीचे की तरफ बना है, और नीचे कैसा बनता है भाई, उल्टा। और जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो वास्तविक है और उल्टा है। अगर हम बात करें साइज़ की, तो साइज़ आपको दिख रहा होगा कि वस्तु की साइज़ जो इतना बड़ा है उससे थोड़ा छोटा ये बना है, तो हम क्या लिखेंगे, साइज़ छोटा बना है, बहुत छोटा नहीं बना है, लेकिन वस्तु के साइज़ से छोटा बना है। और इसकी जो स्थिति है वो क्या है, सी और एफ के बीच में, क्योंकि देखो बच्चों, ये एफ है, ये सी था हमारा, दोनों के बीच में यहाँ बना है हमारे प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। तीसरा देखते हैं, अगर हम सी पे रखते हैं तो कहाँ बनने वाला है, सी पे बनने वाला है, और जो जहाँ पर वस्तु रखी अगर वहीं बन जाए तो उसका आकार क्या होगा, समान आकार होगा। वास्तविक या उल्टा है या नहीं है उसका हम बनाकर देख लेते हैं। नीचे बना तो उल्टा और वास्तविक हो जाएगा, ऊपर बना तो सीधा और आभासी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए एफ है, और इस पॉइंट में हमारे पास सी है। हमने वस्तु को सी पर ही रखा है। यहाँ पर ए और बी, ए और बी बच्चों कुछ नहीं है, बस ए और बी ये दर्शाता है कि वस्तु हमने कोई भी यहाँ पर रखी हुई है, उसकी इतनी ऊंचाई है। अब यहाँ से हमें दो किरणें निकालनी है हर बार की तरह, तो हम वैसे ही करेंगे, एक
समांतर निकाल के और मुख्य फोकस से गुजार देंगे, और दूसरा मुख्य फोकस से गुजार के समांतर निकाल देंगे। दोनों जहाँ पर मिलेगी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दोनों जहाँ पर मिलेगी हम वहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब बना देंगे। तो बच्चों आप देखोगे कि जहाँ वस्तु रखी हुई थी वहीं पर लगभग वहीं पर प्रतिबिंब भी बना है, और दोनों का जो साइज है वो भी क्या है, समान सा ही लग रहा है आपको। तो ये बिल्कुल तीसरा जो पॉइंट है हमारा ये क्लियर हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से मैं कुछ आपको होमवर्क देना चाहता हूँ यहाँ से, कि 3 जो बचे हुए हैं सी और एफ के बीच में आपको वस्तु रखनी है, कहाँ बनेगी, कितना साइज होगा, कैसा उनकी प्रकृति होगी, ये तीनों आप अपने आप करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। अगर आप यहाँ से देखना चाहें यहाँ से, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रेफर करता हूँ कि आप कौन सी बुक देखेंगे, एनसीईआरटी बुक अपने पास रखें, सामने रखें और वहाँ से बनाने की कोशिश करें जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस की है। आप जितना देखेंगे उतना आपको समझ में तो आएगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा, आपके हाथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और ये करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास स्केल नहीं होता है, कभी पेंसिल नहीं होती हैं। हमेशा स्केल के साथ में आपके पास में जैसे ये जो एंगल मापने वाला जो एक डी होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, तब आप ये काम करना है, अदरवाइज़ ये बहुत गलत हो जाएगा। और एक बार अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये सारा खेल ख़त्म है, फिर आपके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा ये चैप्टर करना कि आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। इसके बाद में बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रेखा चित्र की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ दो ही सिचुएशन दिखाई गई, पोजीशन दिखाई गई है, 2 प्रकार से बन सकती है। देखो, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो दर्पण के पीछे बनेगी, और ये देखना बच्चों, ध्यान रखना, दर्पण के पीछे अगर कभी बनती है तो वो हमेशा वास्तविक होगी और सीधी होगी, और ऊपर भी बनेगी वो अत्यधिक छोटा आकार बनेगा। अनंत पर चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, साइज हमेशा बिंदु आकार का या बहुत छोटा होगा। और दूसरा, पी और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, अनंत तथा दर्पण के बीच में, यानी कि कोई दर्पण है हमारे पास में, यहाँ दर्पण है और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु को रख लो, बस वो अनंत को छोड़कर, यानी कि दोनों के बीच में कहीं पर रखी होनी चाहिए, तो उसका आकार क्या होगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनेगा। बिंदु आकार का नहीं बनता है बच्चों, थोड़ा सा छोटा जरूर बनता है, लेकिन बिंदु आकार का नहीं। जैसे ऊपर बना था ना, यहाँ पर ऐसे नहीं बनता है, इतना छोटा नहीं, थोड़ा सा तो बड़ा बनता है, लेकिन आभासी और सीधा होता है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखने वाली है उत्तल दर्पण के लिए, कि इसमें जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और सीधे बनते हैं, 2 ही बनते हैं, और एक में बहुत छोटा बनता है, दूसरे में भी छोटा बनता है, लेकिन बहुत छोटा नहीं लिखना आपको, अत्यधिक काट देना, छोटा छोटा लिख देना यहाँ पर। और 2 ही हमारे पास में पोजीशन रखनी है, एक बार अनंत पर रख के देखना है हमें, दूसरी बार अनंत और दर्पण के बीच में कहीं भी रखना, तो भी छोटा ही बनेगा। तो दोनों इमेज यहाँ पर दर्शाई गई है, तो चित्र ये वाले दोनों सही हैं। तो मैं इसमें ही थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले यहाँ पर एक अनंत से एक प्रकाश की किरण आई और आने के बाद टकरा के चली गई, ठीक है। अब क्योंकि चली गई है तो ये यहाँ पर मिलने वाली है नहीं, तो इसको हम जो आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे वो पीछे की तरफ जाकर मिलाएंगे, क्योंकि ये समांतर किरणें थी तो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण को भी दर्शाया, वो भी टकरा के चली गई वापस, लेकिन ये भी आभासी रूप में पीछे की तरफ जाकर दोनों किरणें जहाँ मिली है उस बिंदु पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, और बिंदु आकार का बना है। तो हमने क्या लिखा है, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। और पीछे की तरफ बनने वाले को हमने क्या बोला, आभासी व सीधा बोला है। तो ये भी ध्यान रखना है कि दर्पण के जिस तरफ वस्तु है अगर उसी तरफ कोई प्रतिबिंब बन जाता है तो वो हमेशा वास्तविक होता है, अगर पीछे की तरफ बनता है तो वो सीधा होता है और आभासी होता है। दूसरा जो केस है इसके अंदर उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि वस्तु को हमने अनंत और दर्पण के बीच में रख दिया है, बस ये दर्पण है, यहाँ पर वस्तु रख दी है, तो एक समांतर किरण गुजारी है जो टकरा के चली गई, लेकिन पीछे की तरफ ये डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो एफ के ऊपर जाती हुई प्रतीत हो रही है, और दूसरी किरण को हमने सीधे एफ से निकालने की कोशिश की है, सीधा सी से। आपको ये पता है कि सी से जो निकलती है केंद्र से वो सीधी चली जाती है, ठीक है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन होता क्या है कि भाई क्योंकि दर्पण बीच में आ गए तो जाएगी और टकरा के वापस आ जाएगी। तो जहाँ से जिस रास्ते से जाती है सी पर उसी रास्ते से वापस आती है, ये आप नियम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी तो उतना मुख्य अक्ष के ऊपर से हम उसका आकार देख सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा बना है, बिंदु आकार का नहीं बना है। लेकिन क्योंकि पीछे की तरफ बना है तो इसका मतलब हमने क्या बोला उसको, वो सीधा है, और सीधे वाला हमेशा क्या होता है, आभासी होता है।
तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने यहाँ दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं कि वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण के बीच में जब होगी तो दर्पण के पीछे बनेगी प्रतिबिंब और वो छोटे आकार की होगी। बच्चों अत्यधिक यहाँ से काट देना, बिंदु आकार भी काट देना, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो आभासी और सीधी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। अभ्यास के प्रश्नों में पहला है, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अभी तो आपसे पूछा गया है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इन्होंने खुद बता दिया उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि वाहनों में कौन से दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको आंसर पहले मिल गया कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो बच्चों एक तो उत्तल दर्पण की जो खासियत है वो ही इसको दर्पण के रूप में वाहनों में प्रयोग करने लायक बनाता है। पहला जो इसकी खासियत है वो क्या है कि ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी बेशक हो लेकिन सीधा बनाता है। तो हमें वस्तु तो सीधी दिखनी चाहिए ना। अगर हम वाहनों में अपने जो साइड मिरर होते हैं जब उसमें देखते हैं और पता चले कि कोई ट्रक उल्टा दिखाई दे रहा है भाई, तो हमें लगा होगा कि वो चल नहीं रहा, सीधा होना चाहिए। दूसरा क्या है, ये एक बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत कम जगह पर दिखा सकता है, क्योंकि ये जब भी प्रतिबिंब बनाता है तो छोटे साइज़ का ही बनाता है। तो हमारे छोटे से दर्पण में पीछे का बहुत बड़ा एरिया उसके अंदर आ सकता है, समा सकता है, उसको ये प्रदर्शित कर सकता है। ये एक इसकी खास बात है। तीसरी जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये दर्पण के पीछे बनाता है, यानी कि हम उसको देख सकते हैं। अगर दर्पण के आगे बनाएगा तो वो प्रतिबिंब हो सकता है कि हमें दिखाई ना दे, ज़्यादा दूर बनाए फोकस से, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा तथा इस व्यवस्था का रेखा चित्र भी बनाना है। तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ मिलेगा ऊपर से। एक जो सिचुएशन थी हमारे पास में, जब भी कोई वस्तु सी पर होती है तो वो सी पर ही बनती है, उसका प्रतिबिंब भी उसी जगह पर बनता है, समान आकार का बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और यहाँ जो दर्पण था वो कौन सा था, अवतल दर्पण। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उस बच्चे को क्या चाहिए, अवतल दर्पण चाहिए। तो यहाँ पर छात्र का जो आंसर है वो आपको अवतल दर्पण देना है। दर्पण कौन सा होना चाहिए, अवतल दर्पण होना चाहिए, क्योंकि अवतल दर्पण में समान आकार और वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है अगर हम वस्तु को सी पर रखें तो रेखा चित्र जो बनाने के लिए बोला गया है वो वहाँ पर आप दिखा सकते हो। ये वाला रेखा चित्र यहाँ बना देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप लिखो। तो क्रियाकलाप क्या हो सकता है, इसके लिए हम आपको बता सकते हैं कि जो पहले हमने पढ़ा था कि जो वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है। हमसे पूछा गया है कि फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना कि फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के जो पोल P होता है वहाँ से लेकर और F के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो हमें क्या लिखना है कि अगर हम किसी दूर रखी हुई या अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं दर्पण में, जैसे कि सूर्य, तो वहाँ से जो किरणें आती हैं समांतर किरणें, क्योंकि दूर रखी हुई वस्तु की जो किरणें आएंगी वो समांतर आएंगी, और समांतर किरणें आकर जहाँ भी टकराती हैं या जहाँ मिलती है वो कहाँ मिलेगी भाई, फोकस पे मिलेगी। ठीक है, तो फोकस पर मिलेगी आकर, तो फोकस पर मिलने पर हम वहाँ पर F लिख सकते हैं। तो यहाँ F से लेकर और जो P पॉइंट है यहाँ P पोल दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दूरी को हम क्या बोलेंगे, इस दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। तो इस तरह से ना आप एक चित्र भी बना देना और उसके साथ बारे में लिखते भी रहना कि हमने किस तरह से इसको दर्शाया है, कैसे हमने फोकस दूरी का पता लगाया है। तो आसान सा लिखना बच्चों, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप जो घर पे नहीं कर सकते हैं, किसी पेड़ को दूर रखते हुए उसको एक दर्पण में दर्शा सकते हैं कि पेड़ से समांतर किरणें आ रही हैं, दर्पण से टकरा रही है और आकर फोकस पर मिल रही हैं, और फोकस F और P के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। ये जो दूरी है बीच की उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये आप इस क्रियाकलाप में लिख सकते हैं। इसके अलावा 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें और अपने आप को कोरोना से बचाएं। थैंक यू बच्चों।